टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 2 देखते हैं। हमारा चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। फ्रेंड्स अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में कि हमने अपने आसपास में मतलब ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर पेड़ पौधे और जंतु देखे हैं और ऐसे और भी सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना किसी उपकरण के या बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से ऐसे ही नहीं देख पाते हैं ना। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ जीवों को हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में ब्रेड या रोटी सड़ने लगती हैं। एक दो दिन इसको ऐसे ही रख दो तो उसकी जो सतह है, सरफेस है, उस पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो इन जो धब्बों हैं उनको अगर हम लेंस के द्वारा या फिर माइक्रोस्कोप में देखें तो हम इसमें काले रंग के गोल गोल ऐसी मतलब स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि मतलब वो भी एक प्रकार की सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, इनमें भी जीवन होता है। ठीक है, इनको देख सकते हैं हम। किससे देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से। तो चलिए जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं। तो हमारा 2.1 है सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म जीव हमको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक हैं, ये कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, और जिसका मैंने डायग्राम नीचे बनाया है, मैं बताऊंगी आपको। फ्रेंड्स ये जो वायरस होते हैं वो भी एक सूक्ष्म जीव ही हैं, पर ये अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि कवक, प्रोटोजोआ वगैरह हैं, ये उनसे अलग होते हैं। तो अलग क्यों होते हैं? तो क्योंकि ये मतलब अगर ये बाहर रहें, मतलब जंतु की कोशिका से, किसी जंतु की कोशिका के अंदर में प्रवेश करेंगे तभी ये सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये बाहर क्रिस्टल के रूप में या ऐसे ही किसी रवे के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जीवित रहते हैं, मतलब निर्जीव अवस्था में रहते हैं, निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। तो इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, इसी के कारण, इनके इसी गुण के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जब किसी वायरस जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु इनमें ये इनसे भिन्न है। ये परपोषी में गुणन करते हैं। परपोषी मतलब ये मतलब जो हमारे जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं वो इनके लिए परपोषी का काम करते हैं, मतलब इनके होस्ट होते हैं। इनके शरीर में आने के बाद ही ये अपना मतलब अपनी वृद्धि और ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, गुणन कर पाते हैं। ओके, तो ये जो वायरस है वो भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही हैं। ओके, और कुछ रोग भी इनके द्वारा होता है, जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और जितनी भी खांसियाँ हैं, वो खांसी आती है ना, वो पोलियो, खसरा, ये सब क्या है? तो ये वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग मतलब टीबी, ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, ये कुछ आप यहाँ ऊपर देख रहे हो, ये बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि ये स्पाइरल बैक्टीरिया और ये छड़नुमा जीवाणु मतलब छड़ के आकार के दिखने वाले बैक्टीरिया। ये आप देख रहे हो, ये शैवाल हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ठीक है, चलिए और डायग्राम देखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये अमीबा और पैरामीजियम, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कवक के अंतर्गत राइजोपस जो कि ब्रेड में उगता है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं जिसको। ये है पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनाया जाता है, और ये है एस्परजिलस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? ये कवक हैं। अब आप देखोगे ये नीचे जो दिख रहा है वो विषाणु है। ये एक अलग ही प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो कि हमारे शरीर में रोग कारक की तरह कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए और देखते हैं आगे। तो डायग्राम आपने देख लिया। अब हम जानेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो रहते कहाँ हैं।
तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय होते हैं, है ना। और जैसे कि मतलब बैक्टीरिया कुल के बैक्टीरिया हैं जितने भी, कुछ शैवाल, ये कुछ है, कुल लिख दिया मैंने, सॉरी, कुछ हैं, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ तथा कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। जैसे कि शैवाल और कवक, फ्रेंड्स ये बर्फीले मतलब शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थलों से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा है कि कई ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो, या ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो बिल्कुल ठंडे मौसम में बर्फ़ के बीच में भी जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल गर्म मौसम में रह सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कुछ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कुछ क्या है, नुकसानदेह हैं, ठीक है। कुछ से हमको फ़ायदा होता है तो कुछ से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो चलिए, और ये जो सूक्ष्मजीव हैं ये दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, है ना, जबकि कुछ जो है स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा है। ये जो अमीबा है वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रुप में रहते हैं, मतलब समूह में रहते हैं, ठीक है। अब हमारा 2.3 है सूक्ष्मजीव और हम। तो फ्रेंड्स सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तो कुछ हानिकारक हैं, और कुछ जो है जीवों में मतलब रोग के कारक भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। तो हमारा पहला है मित्रवत सूक्ष्मजीव, दही, ब्रेड एवं केक बनाने में उपयोगी, अल्कोहल बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, औषधि उत्पादन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो फ्रेंड्स हमने जो कुछ सूक्ष्मजीव जो हैं उनके बारे में पढ़ा था कि ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ईस्ट। तो फ्रेंड्स बहुत पहले से ही जो अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जा रहा है ना। और जो हमारा पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बनिक अपशिष्ट, मतलब जो सब्जियों के छिलके, जीव जंतु के अवशेष, मल वगैरह हैं उनका अपघटन जो ये जीवाणु हैं उनके द्वारा ही होता है। और ये जो हानि रहित मतलब हानिकारक पदार्थ है उनको हानि रहित पदार्थों में बदल देते हैं। याद करिए, जीवाणुओं का उपयोग मतलब औषधि उत्पादन में भी होता है, कृषि में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में होता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। पेड़ पौधों को वृद्धि करने में भी, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं कुछ जीवाणु। तो चलिए अब देखते हैं दही एवं ब्रेड बनाने में। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है और ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। फ्रेंड्स दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है लैक्टोबैसिलस, और यही प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। फ्रेंड्स ये दूध में मतलब जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं, ओके। और कई जीवाणु जो है पनीर, जिसे चीज़ बनाया जाता है, और अचार और कई खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो रवा या सूजी होता है और उससे इडली बनाते हैं, और क्या है भटूरे बनाने में भी ऐसे सूक्ष्मजीवों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बेकिंग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा होता है ना, उसमें भी मतलब उसके द्वारा भी कोई ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इन जो दही वगैरह है, सॉरी, इडली बनाने का जो तैयार किया जाता है घोल, उसमें डाला जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो ईस्ट का पाउडर होता है, ईस्ट को पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वो एक पाउडर के रूप में हमको मिलता है। तो उसको अगर हम गूँधे हुए आटे में डाल दें तो कुछ देर बाद देखते हैं तो उसमें खमीर उठी हुई, मतलब वो आटा जो है फूला हुआ दिखाई देता है ना। उसमें जो ईस्ट है वो बहुत तेज़ी से जनन करते हैं, और जानते हो आप लोग वो अनाक्सी श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे या आटे का क्या बढ़ा देती है, आयतन बढ़ा देती है उसका, ठीक है। और इसी प्रकार बेकिंग सोडा भी,
है ना, बेकिंग मतलब जितने भी बेकिंग वाले क्या है, क्या बोला जाता है उनको, उद्योग है, उनमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड और पेस्ट्री केक वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, मतलब ये जो जौ, गेहूं और चावल हैं और फल के रस है उनमें एक प्राकृतिक शर्करा होती है, मतलब शुगर होता है, तो उसके साथ जो ईस्ट है उसको मिला दिया जाता है और क्या बनाया जाता है, एल्कोहल और शराब बनाया जाता है और एसिटिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट के द्वारा क्रिया करा के। ओके, ठीक है, तो अब देखेंगे चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एल्कोहल है वो किस विधि से बनाया जाता है, तो एल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस है उसको किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं ये भी, किसने खोज की थी किण्वन की, तो लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। ठीक है, अब देखेंगे सूक्ष्म जीवों की औषधि उपयोग। फ्रेंड्स जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई ऐसी एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल देते हैं, है ना। तो ये जो औषधि हैं, ये जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं उनका स्रोत क्या है, तो उनके स्रोत सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और ये जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल जीवाणु और कवक से कई प्रकार के प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। सॉरी फ्रेंड्स, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने मतलब जीवाणु से मतलब जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन का प्रयोग किया, मतलब एक कल्चर बोलते हैं जिसको, संवर्धन करना मतलब कल्चर करना। ठीक है, तो उन्होंने अचानक देखा कि जो ट्रे है उसमें हरे रंग के फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये जो फफूंद के जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, और उन्होंने मतलब इसी से मतलब पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, उन्होंने पाया कि बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो फफूंद के द्वारा मारे गए। इस प्रकार से फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पेनिसिलिन के बारे में जाना, अब हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे। वैक्सीन क्या होते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ जो पशु आहार जैसे कि मुर्गी पालन वगैरह होता है जहाँ पे, वहाँ पर जो मुर्गी होते हैं उनको खाने में कुछ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिससे जो पशु हैं उनमें जो काफ़ी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनमें रोग फैलते हैं, जिससे उनका बचाव होता है। ठीक है, और कुछ जो एंटीबायोटिक है उनका उपयोग पौधों के रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एंटीबायोटिक दवाई हैं उनका उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए और उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, और यदि आप कोई जो एंटीबायोटिक है उसे ले रहे हैं या उसे उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपकी जो मतलब प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी वह उतनी मतलब प्रभावी नहीं होगी। आप अगर जितनी भी दवाई खाओगे तो आपके शरीर में उसके लिए एक मतलब जो रोग है उसके प्रति आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। इसके अलावा जो अनावश्यक मतलब बिना मतलब कि आपने एंटीबायोटिक ले ली है उससे शरीर में जो उपस्थित जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर सकता है। हमारे शरीर में जो अच्छे जीवाणु हैं जो हमारे लिए हेल्प करते हैं उनको भी वो नष्ट कर सकता है। ठीक है, सर्दी जुकाम और फ्लू में जो एंटीबायोटिक लेते हैं हम वो भी अब
मतलब उतने प्रभावशाली नहीं है, उतने इफ़ेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि इस मतलब ये जो उनके रोग के जो विषाणु हैं वो उसके लिए एक तरह से अपने शरीर में मतलब उनमें एक क्षमता उत्पन्न हो गई है कि वो इस जो प्रतिजैविक है उसको उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जो वायरस हैं वो। ठीक है, तो चलिए अब हम वैक्सीन के बारे में जानते हैं। तो रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, जो प्रतिरक्षी होते हैं उसको एंटीबॉडीज़ बोला जाता है, ये उत्पन्न करते हैं। तो हमारे शरीर को फ्रेंड्स, हमारे शरीर को ये याद रहता है कि वह मतलब वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में फिर से प्रवेश करता है ना, तो हमारे शरीर को मतलब हमारे जो सेल्स हैं उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये याद रहता है कि उससे किस प्रकार लड़ा जाए। ठीक है, और वो उसको पहचान लेता है। यदि आप मतलब यहाँ पर देखते हैं, मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिरक्षी वो हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है अगर एक बार डाल दिया जाता है तो। और ये जो रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार जो वैक्सीन होता है वो काम करता है हमारे शरीर में, जैसे कि क्षय रोग, जैसे कि टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि का टीका भी एक वैक्सीन ही है। ठीक है, और इनको किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो टीका लगा के रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को भी बचपन में मतलब टीके लगे होंगे, है ना? तो क्या आप जानते हो कि कौन कौन सी बीमारी के लिए हमको टीके लगाए जाते हैं? तो पता करिए आप कि कौन कौन सी बीमारी के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टीके हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए। आपने टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि पोलियो का टीकाकरण का विज्ञापन, है ना? जो पल्स पोलियो होता है या पोलियो की ड्राप जो बच्चों को दी जाती है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का वैक्सीन ही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चेचक है उसके खिलाफ मतलब विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब विश्व के अधिकांश भागों में चेचक जो है अब मतलब उसका उन्मूलन हो गया है। चेचक एक तरीके से नहीं पाया जाता, अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, और आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें मनुष्य और अनेक जंतुओं को बहुत सारे रोगों से बचाया जा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किस प्रकार से करते हैं? तो कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है उसका संवर्धन होता है ना, और उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। और इस प्रकार के जीवों को क्या बोला जाता है? तो इस प्रकार के जीवों को जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। ठीक है, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कौन से जीवाणु हैं ऐसे? तो राइजोबियम, हमने पढ़ा राइजोबियम के बारे में। और इन्हीं को पर्यावरण का मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकारक कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। फ्रेंड्स, हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। मतलब बड़ी मात्रा में जीव जो हैं, जो मृत जीव हैं वो सड़ते हुए पेड़ पौधे और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के ऊपर में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं, है ना?
तो इसका मेन कारण क्या है, तो उसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पनप जाते हैं और जो मृत जो जैविक पदार्थ हैं उनको, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और ये पदार्थ पौधों और जंतुओं के द्वारा फिर से उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो हानिकारक पदार्थ है उसके द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। जो हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में उपस्थित हैं उनको ये सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं और उसका फिर से यूज़ कौन करता है, तो पेड़ पौधे कर लेते हैं। ठीक है, हमारा 2.4 है हानिकारक सूक्ष्म जीव। हमने अब जीवों के फायदे के बारे में देखा, अब हम उनके जो हानि हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जीवों और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या बोला जाता है, तो उनको रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं और उनकी जो हानिकारक गतिविधियां हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, हम जानेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो हम श्वास लेते हैं उसके द्वारा, पानी पीते हैं उसके द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जो संक्रमित व्यक्ति हैं या जंतु हैं उनके सीधे संपर्क में आने पर भी हमारे शरीर में रोग आ सकता है ना। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं या संक्रामक रोग कहलाते हैं। वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क के द्वारा फैलते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को संचरणीय या संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ रोग जैसे कि हैजा है, सामान्य जो सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है और टीबी का रोग, चलिए देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है इसके, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम किसी को अगर जुकाम होता है, अब वो छींकता है तो उसके जो नाक से निकलती हैं बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं, उनमें हजारों रोग कारक वायरस होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब वहाँ आसपास के वायु में फैल जाते हैं और ये वायरस जो है सांस के साथ ली जाने वाली, मतलब वो जो वायु में वायरस फैल गए हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर सांस लेता है तो उसके श्वसन तंत्र में वो पहुँच जाते हैं और उसमें भी संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। मतलब कुछ सूक्ष्म कीट, मतलब कीट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मक्खी वगैरह है ना, घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। ओके, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी का वाहक है। जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो प्लाज्मोडियम का वाहक है। मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो किसी मनुष्य के शरीर में मच्छर के द्वारा ही फैलते हैं, है ना। और ये जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र मच्छर और किसमें होता है, तो मनुष्य दोनों में के द्वारा उसका जीवन चक्र पूरा होता है। ठीक है, और मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मक्खी है वो कूड़े और जीव जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है और रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का मतलब जो उसके शरीर में चिपके हुए हैं वो भोजन में चले आते हैं और जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका बीमार पड़ना तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मलेरिया है, डेंगू है, इसका नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है, तो जितने भी मच्छर हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को भी कहीं जगह रुकने नहीं देना चाहिए। कूलर है, टायर है, फूलदान है, इनमें
मतलब जल इकट्ठे नहीं होना देने चाहिए, है ना। और अपने आसपास के जगहों को भी स्वच्छ मतलब सूखा रखना चाहिए, मच्छरों के पैदा होने से रोक सके इसके लिए, है ना। तो ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे जो मलेरिया है वो मतलब मनुष्यों में ना फैल पाए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव है जो जंतुओं में किस प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं केवल मनुष्य और पेड़ पौधों में ही नहीं फैलाते, बल्कि जो जीव जंतु हैं और जैसे कि गाय है, भैंस है, उनमें भी क्या फैलाते हैं, तो रोग फैलाते हैं, ठीक है। और उसका उदाहरण क्या है, तो एंथ्रेक्स जो है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। फ्रेंड्स, हमने जो भेड़ पालन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि एंथ्रेक्स रोग जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, जैसे खुरपका या मुंह पका रोग बोलते हैं, जो गाय भैंसों में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने रॉबर्ट कोच का नाम सुना है, तो उन्होंने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, आप लोग बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ इसको, ओके। अब हम देखेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब और बहुत सारे पौधे जिनमें रोग फैलाते हैं। तो रोग के कारण जो फसल की उपज है उसमें कमी आ जाती है, ओके। तो इनका मतलब कुछ रसायन का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। तो नींबू का कैंकर रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है और यह वायु के द्वारा संचरित होता है, वायु के द्वारा फैलता है, ठीक है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है और इसका भी संचरण वायु या बीज द्वारा होता है। भिंडी की पीत मतलब जो भिंडी के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, तो ये किस कारण होते हैं, तो वायरस के कारण होते हैं और इसके वाहक जो हैं कीट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो खाद्य हैं बीजों के परिरक्षण और भंडारण में उपयोग के विषय में हमने पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि खुले और नम जगह पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को भी संदूषित कर देते हैं और संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, उसका रंग रूप भी परिवर्तित हो सकता है। तो क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो हाँ, भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है पता है आपको? मतलब मान लो कोई भोजन है, वो उसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं और भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसको खाने से हमको हम भयंकर रूप से बीमार हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है इससे, फूड पॉइजनिंग से, इसलिए इससे बचना चाहिए हमको, ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 2.5 खाद्य परिरक्षण मतलब खाद्य को किस प्रकार से परिरक्षित या सुरक्षित किया जा सकता है। तो भोजन संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है ना। तो भोजन के परिरक्षण के कुछ उपाय देखते हैं। तो पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। मतलब खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने वाले जो चीज़ है उनको ही क्या बोला जाता है, परिरक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये क्या है, ये खाद्य परिरक्षक हैं फ्रेंड्स।
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि मैगी की कंपनी ही है, उसी को ले लेते हैं। तो ये क्या है, मतलब सोडियम बेंजोएट, इसकी मात्रा हर उस पदार्थ में मिलाई जाती है जो लंबे समय तक रखी गई हो, मतलब रखने वाली चीज़ें हों। ओके, तो इनमें ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं नमक के द्वारा परिरक्षण। नमक भी एक प्रकार का परिरक्षक है। तो सामान्य रूप से नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए, उसको काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। और ये जो नमक है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए और मांस मछली को जो है सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग जो है आम, आंवला, इमली एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, जो आम है, आंवला है और इमली है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं चीनी का उपयोग। तो चीनी का उपयोग जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण के लिए किया जाता है। और ये जो चीनी है उसके उपयोग से मतलब जो पदार्थ है उसकी नमी जो होती है वो, मतलब नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो उसके संदूषित करने वाले जीवाणु हैं वो उसकी वृद्धि उसमें नहीं हो पाती। ठीक है, अब देखते हैं तेल एवं सिरके द्वारा सब्जियां, फल, मछली, मांस व अचार। फ्रेंड्स, ये जो पदार्थ हैं उनका तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, इससे उसमें भी जो जीवाणु हैं वो जीवित नहीं रह सकते और खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रहता है। गर्म एवं ठंडा करना। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि आपने घर में देखा होगा कि घर में दूध को उबाल कर रखते हैं, है ना। उबालने से उसके जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। ठीक है, मतलब जो पाश्चुरीकरण का प्रोसेस है उसमें दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी पैकिंग कर ली जाती है, और ऐसा करने से जो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है उसकी वृद्धि रुक जाती है। और इस जो प्रोसेस है उसका खोज किसने किया था, तो उसका खोज लुई पाश्चर वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किया था, और उसी के नाम पर इस विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, और पाश्चुरीकृत जो दूध है उसको हम बिना उबाले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव जो हैं नष्ट हो चुके होते हैं। अब देखते हैं भंडारण एवं पैकिंग। फ्रेंड्स, आजकल मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। मतलब ऐसे पैकिंग की जाती है जिससे उनमें जो हवा है वो प्रवेश ना कर सके, और जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि ना हो सके, उससे उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो यही भंडारण और पैकिंग कहलाता है। अब हमारा है 2.6 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 6 क्लास 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो कि लेग्यूमिनिस पौधों के जड़ों में होते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो जो राइजोबियम है वो लेग्यूम पौधों में ग्रंथि बनाकर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेम और मटर, जो कि एक सहजीविता है। फ्रेंड्स, आपने सहजीविता के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित विद्युत मतलब जो बिजली चमकती है ना, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पर आप जानते हो कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है ना। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। तो चलिए इसके बारे में भी आगे समझते हैं। ठीक है, हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। हमारा 2.7 है नाइट्रोजन चक्र। फ्रेंड्स, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक संघटक है ना। और जो प्रोटीन मतलब क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है और विटामिन है, उसमें उपस्थित होते हैं। पौधे और जीव जंतु जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते,
मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक मतलब नाइट्रोजन यौगिक है उसमें परिवर्तित करते हैं। ओके, और जब ये नाइट्रोजन इस प्रकार से उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वो जो अवशोषित नाइट्रोजन है उसका उपयोग वो प्रोटीन और मतलब कई प्रकार के जो यौगिक हैं उसके संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, तो पौधों पर जो निर्भर करने वाले जंतु हैं उनसे प्रोटीन और नाइट्रोजनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम ये नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखते हैं। ठीक है, इससे हमको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे हैं और जंतु हैं उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु और कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पौधों द्वारा फिर से उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु जो कि नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन में गैस में परिवर्तित करते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा इस तरह से स्थिर रहती है। तो चलिए हम नाइट्रोजन चक्र को देखते हैं, तो इससे हमको बेहतर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में गैसीय रूप में विद्यमान होती हैं। तो इसका यूज़ कौन कौन करते हैं? तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो इसका परिवर्तन करते हैं नाइट्रोजन में, और ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन में चली जाती हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, मतलब जो नीले हरे शैवाल हैं वो भी इसका स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर जीवाणुओं ने किया, यहाँ पर नीले हरे शैवालों ने किया। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना, ये जो नीले हरे शैवाल हैं उसका जो स्थिरीकरण किया उसको फिर से नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करके मिट्टी में भेज दिया गया। यहाँ पर मैंने जो बताया था ऊपर तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो इसके द्वारा फिर से मिट्टी में चली गई। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित किया गया, और पेड़ पौधों से जंतुओं को प्राप्त हुआ प्रोटीन के रूप में, जिसको उन्होंने खाया पेड़ पौधों को। तो अब ये जो पेड़ पौधों और जीव जंतु हैं वो जब मर जाते हैं तो या फिर उत्सर्जन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? तो वो भी जीवों की मृत्यु द्वारा जो उत्पन्न नाइट्रोजन है और उसके जो अपशिष्ट हैं वो भी मिट्टी में चले जाते हैं। इस तरह से ये जो चक्र है वो फिर से चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है नाइट्रोजन चक्र। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये जो नाइट्रोजन चक्र है उसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको प्रतिजैविकों का नाम बताना है, मतलब एंटीबायोटिक्स हैं जो मैंने इस चैप्टर में बताया आपको। तो कम से कम 2 प्रतिजैविक का नाम बताइए। मलेरिया परजीवी के वाहक कौन कौन हैं इसका नाम बताइए। मैंने जो 2 मच्छरों के बारे में बताया उसके बारे में आपको बताना है। एल्कोहल बनाने की विधि क्या कहलाती है इसको, ये फ्रेंड्स ये 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप में है, आप सिर्फ इसका एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। एल्कोहल बनाने की विधि क्या कहलाती है। संचरणीय रोग के वाहक कौन कौन हैं इसके बारे में बताना है, मतलब जो संक्रामक रोग होते हैं उसके वाहक के बारे में। ब्रेड अथवा इडली क्यों फूल जाती है, किस वजह से फूलती है, उसमें क्या बनने लगता है जिसके कारण इडली जो है फूलती है। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको 1 लाइनर टाइप में देना है। 1 2 3 4 5 करके लिख दीजिएगा और उसका आंसर लिख दीजिएगा एक साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।